हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन शुरू किए थे और इसमें एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह कंप्लीट करवा दिया गया है। इसका एग्ज़ाम टाइम फास्ट रिवीजन भी बनाया गया है वीडियो। वह 1 घंटे में पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी आपको कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए, पवन संचार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्थिर गैस के समूह को वायु कहते हैं। वायु किसे कहते हैं? स्थिर गैस के समूह को। समीर, वायु जब एकदम धीमी गति से चलती है तो उसे समीर कहते हैं। पवन, इसकी गति समीर से अधिक होती है। तूफान, इसकी गति पवन से अधिक होती है। चक्रवात, इसकी गति सबसे अधिक होती है। तो देखिए ये सब क्या है, बस अपनी गति के आधार पे सबका नामकरण अलग अलग किया गया है। जैसे समीर जो है वो बहुत धीमी गति से चलता है, पवन थोड़ा तेज, समीर से अधिक तेज, तूफान जो होता है अधिक तेज होता है, और चक्रवात जो होता है वह सबसे अधिक तेज होता है। फेरल का नियम देखते हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। चलिए इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ये धरती है, यहाँ विषुवत रेखा है, हवाएं इस तरफ है। ठीक है, अगर हवा का मुंह इस तरफ है, फेस इस तरह है, तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूम जाती है। तो दाहिना तरफ किधर होगा? इस तरफ। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर घूम जाती है। तो बायां तरफ किधर होगा? जब अगर इधर फेस है तो इस तरफ घूम जाएगा, बायां इधर होगा। ठीक है, तो यही बता रहा था फेरल का नियम। कोरियोलिस बल देखते हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले झटके को कोरियोलिस बल कहते हैं। पवन उच्चतम दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर जाती है। कोरियोलिस बल क्या होता है? जो धरती घूर्णन करती है, घूर्णन करने के कारण जो झटके लगते हैं उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, पवन जो है वह उच्चतम दाब पेटी से, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा है वहाँ से निम्न दाब पेटी, जहाँ पर हवा कम है उस तरफ की ओर जाती है। ठीक है, पवनों का वर्गीकरण देखते हैं। समांगी पवन, अस्थाई पवन, प्रचलित पवन। ठीक है, पहला तो 3 तरह के पवन होते हैं। एक समांगी, अस्थाई या प्रचलित, इसका तीनों ही नाम है। उसके बाद दूसरा होता है मौसमी या सामयिक पवन। उसका तीसरा है स्थानीय पवन। देखते हैं हम लोग। समांगी पवन में कौन कौन सा है? व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा। मौसमी पवन में मानसून और समीर। स्थानीय पवन में गर्म और ठंडा पवन। ठीक है, स्थानीय पवन में गर्म और ठंडा पवन। समांगी पवन या स्थायी पवन, प्रचलित पवन, इसके बारे में देखते हैं। ये वैसी पवनें जो वर्ष भर पृथ्वी पर निश्चित दिशा में चलती है उसे समांगी प्रचलित पवनें कहते हैं। मतलब कि पूरे पृथ्वी पर वह एक समान और पूरे वर्ष चलती है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में। जैसे कि इसमें हम लोग व्यापारिक पवनें, पछुआ और पूर्वा पवनें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि वह एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यापारिक यानी सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें या पूर्वा पवनें। ठीक है, तो यह हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं मौसमी पवनें। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आगे जाकर सही ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। मौसमी पवनें वैसी पवनें होती है जो किसी खास मौसम में चले। ठीक है, जैसा कि नाम में ही बताया गया है, तो किसी खास मौसम में चले। इन्हें भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि भूमंडलीय पवनों का इसे रूपांतरित रूप भी माना जाता है। ठीक है, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें तो होगी, अब स्थानीय पवनें देखते हैं। वैसी पवनें जो किसी विशेष स्थान पर चले स्थानीय पवनें कहलाती है। ठीक है, तो मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं। ये पवन, स्थानीय पवन के बारे में देख रहे हैं। ये पवनें तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चला करती है और इनके प्रभाव क्षेत्र सीमित होते हैं। तो आपको पता है किसी विशेष स्थान पे ही इसका प्रभाव होता है, तो इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। और ये स्थानीय अंतर के कारण, मतलब वायु दाब में जो अंतर होता है, तापमान में वायु दाब में जो अंतर होता है, उसके कारण ये चला करती है स्थानीय पवनें। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता मुख्य कारण है। तो इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है? ये तापांतर, मतलब ताप में जो अंतर होता हुआ, और दूसरा दाब प्रवणता यानी कि कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पर प्रेशर कम है। तो जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से पवन बहेगा और कम की तरफ आएगा। ठीक है, ये स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल की निचली परत
ये क्षोभ मंडल की निचली परत तक ही सीमित रहती है। क्षोभ मंडल की निचली परत, आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल की निचली परत तक ही यह रहती है। स्थानीय पवन दो प्रकार की होती है, गर्म तथा ठंडी। ठीक है, गर्म तथा ठंडी पवन, ये दो प्रकार की होती है। चलिए, तो आगे हम लोग जो ये पवन देखे, इसका समांगी पवन जो देखे थे, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका हम लोग सब व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा क्या होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन इसको कहते हैं। यह दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब यानी 35 से 40 डिग्री की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा समझना होगा कि पेटी क्या है, उच्च दाब निम्न दाब क्या है। मान लीजिए यह यहाँ पर विषुवत रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से वायु ऊपर उठा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूरज का डायरेक्ट किरण पड़ रहा है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा हवा, और हवा क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर उठेगा और उठ के फिर कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, और यहाँ पर जाके यह गिरेगा, ये हवा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये घटना कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो सॉरी कितने डिग्री पे हो रहा है, तो ये 30 डिग्री के अक्षांश पर होगा। ठीक है, लगभग 30 डिग्री के अक्षांश पे। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि ये चीज़ यहाँ से ऊपर उठी, मतलब हवाएं यहाँ से ऊपर उठी, तो ऊपर उठने के बाद यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और यह जो क्षेत्र होगा जहाँ पर यह हवाएं गिर रही है, वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यही हवा जो इस तरफ गिरी है वह इस तरफ मुड़ती है। ठीक है, इस तरफ मुड़ती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से मुड़ती है। ठीक है, इस तरीके से। इसका डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 30 से मतलब कि 40 डिग्री आसपास में यह काम हो रहा होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन थोड़ा सा आप याद रखिएगा। एक बार इसको फिर से बनाते हैं। ये वाला क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये 5 डिग्री वाला क्षेत्र। ठीक है, 0 से 5 डिग्री वाला क्षेत्र, इसको डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। यहाँ से सारी हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है और जाकर 30 से 40 डिग्री, 30 से 35 डिग्री के आसपास यह गिरती है। ठीक है, तो यह वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, व्यापारिक पवन। इस तरीके से उसके डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, आप इसका डायरेक्शन बहुत अच्छे से याद रखिएगा किस तरीके का है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे और दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे अगला पॉइंट यही लिखा गया है कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, यानी कि इसका डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। जबकि इधर कैसा है, इधर है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, इसको आपको बना लेना है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट जो है यही है, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। तो अगर आपको डायरेक्शन केवल याद है, ठीक है, अगर आप बना सकते हैं इसी तरीके से कि यहाँ से हवाएं उठी और यहाँ पर जाके गिरी और फिर इधर मुड़ गई। ठीक है, ये यहाँ पर गई और इधर मुड़ गई फेरल के नियम के अनुसार। ठीक है, अगर आपको फेरल का नियम याद है कि वह उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है, तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इनको व्यापारिक वाणिज्यिक पवनें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप के व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे समुद्री व्यापार के लिए जाया करते थे। तो इसलिए इसको क्यों कहा जाता है, यूरोप के व्यापारियों के कारण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप के व्यापारी इसी टाइम में व्यापार करने जाया करते थे, इसलिए इसको व्यापारिक पवनें कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर भी दिखाया गया है किस तरीके से, ये देखिए, ये व्यापारिक पवनें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये व्यापारिक पवनों का ही बनाया गया। चलिए आगे हम लोग व्यापारिक पवनों की विशेषता देखते हैं। व्यापारिक पवनों की विशेषता, ये पवनें लगभग 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण अधिक गर्म व शुष्क हो जाती है। ठीक
ठीक है। यह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क रहता है, क्योंकि यह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चल रहा है, अगर आप देखें तो बीच में। इसलिए प्रायः ये पवनें वर्षा नहीं करती, ठीक है, क्योंकि यह गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो यह वर्षा नहीं करती। परंतु जब कभी ये किसी महासागर को पार करती है तो यह आर्द्रता से युक्त हो जाती है। तो यह गर्म पवन है, तो इसमें आर्द्रता पहले तो नहीं रहता है, लेकिन जब वह किसी महासागर को पार कर रही होती है तो आर्द्रता वह ग्रहण कर लेती है, और जब किसी महाद्वीप के पूर्वी भाग में वह पहुंचती है तो वह बहुत ज़्यादा वर्षा कर देती है, ठीक है। जिसके कारण होता क्या है कि पूर्वी भाग में कोई भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ये पवनें महाद्वीप के पश्चिमी भागों में वर्षा नहीं कराती, क्योंकि पूर्वी भागों से वर्षा कराते कराते जब वह पश्चिम भाग में पहुंचती है तो उसकी सारी आर्द्रता खत्म हो चुकी होती है, जिसके कारण पश्चिमी भागों में वह वर्षा नहीं करवाती है, जिससे इन अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विकास हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस 30 से 40 डिग्री अक्षांश तक में देखेंगे तो जितना भी आपको मरुस्थल दिखेगा वो हमेशा पश्चिम की तरफ दिखेगा, पूर्व की तरफ नहीं दिखेगा, क्योंकि पूर्व की तरफ तो आर्द्रता ग्रहण करने के बाद यह क्या कर रही है, यह वर्षा करवा दे रही है। पूर्व की तरफ आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि अगर अफ्रीका है, ठीक है, तो पूर्व की तरफ यानी यहाँ पर तो वर्षा करवा देगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महासागर है, और इस तरफ यहाँ हवा बह रही है, ठीक है। तो यहाँ से वर्षा तो लेके यहाँ पर वह करवा देगी यहाँ पर, लेकिन इस जगह वह नहीं करवा पाएगी लगभग, ठीक है, जहाँ पर कि सहारा मरुस्थल है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंद महासागर में ये पवनें मानसूनी पवनों में परिणत हो जाती है, ठीक है। हिंद महासागर में ये पवनें क्या होती है, मानसूनी पवनों में परिणत हो जाती है। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम की पेटी अतः अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। तो आपको डोलड्रम तो हम बता दिए, जो एकदम शांत क्षेत्र होता है 0 से 5 डिग्री अक्षांश तक, ठीक है। 0 से 5 डिग्री अक्षांश तक क्या होता है, डोलड्रम का क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत कम होती है, जिससे वह एकदम शांत क्षेत्र होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसको कहते हैं, ITCZ इसको शॉर्ट फॉर्म इसका बोला जाता है। तो इसका क्या काम है, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर कि सूरज की किरणें एकदम डायरेक्ट पड़ रही होती है, ठीक है। और यह क्षेत्र कभी कभी बदलता भी रहता है, मौसम के अनुसार यह बदलता रहता है। तो जहाँ पर सीधी किरण पड़ रही होती है सूरज की, तो व्यापारिक पवनों का जो डोलड्रम वाला क्षेत्र होता है वहीं पर या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी पाया जाता है, लेकिन यह मौसम के साथ साथ बदल भी जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पछुआ पवन। अब 3 पवन के बारे में हम लोग, व्यापारिक पवन था, पछुआ था और पूर्वा था, ठीक है। तो हम लोग व्यापारिक पवन पढ़ लिए, अब पछुआ पढ़ते हैं। यह उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलकर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। हम लोग पढ़ने का समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये पृथ्वी है, यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से हवा उठ के यहाँ पर जा रही थी, ठीक है, इस तरीके से, और ये इधर मुड़ जा रही थी, इधर मुड़ जा रही थी, लेकिन कुछ हवाएं इस तरफ भी जाती हैं, ठीक है, कुछ हवाएं इस तरफ भी जाती हैं, इस तरफ भी गई, मतलब कुछ हवाएं इस तरफ, कुछ हवाएं इस तरफ। तो इस तरफ जो हवाएं गई उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पछुआ पवन कहेंगे, और इसका डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन यही होगा, ठीक है, दोनों गोलार्ध में, क्योंकि कुछ हवाएं इस तरफ गई, कुछ हवाएं इस तरफ गई, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरीके से है। तो इसी को पछुआ पवनें कहते हैं, ठीक है। ये किस तरफ से जा रही है, ये उपोष्ण क्षेत्र है, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, और ये उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र से निकलकर उपध्रुवीय ये क्षेत्र जो उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र में ये जा रही है, ठीक है। चलिए, इसका डायरेक्शन आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि बताया गया उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी होगी, दक्षिण पश्चिम। हम लोग क्या देखे थे, ये इस तरह से जा रही थी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से, ठीक है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में यह किस तरीके का होगा, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी, तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, देखिए इस तरफ है डायरेक्शन, तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि पछुआ पवनों की डायरेक्शन किस तरफ होता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का प्रवाह अधिक स्थायी और निश्चित होता है, अतः इसका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। ठीक है, तो पहला वाला व्यापारिक पवन जो था वह 30 से 40 डिग्री तक था, और उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने जो है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पछुआ पवने, वह 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब कि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और उधर भी 40 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसी के मध्य होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ऊपर की साइड में जब आप उत्तर की तरफ देखते हैं तो बहुत सारा लैंड पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी स्थल वाला जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम लोग दक्षिण साइड देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, पानी वाला क्षेत्र है। ठीक है, महासागर का क्षेत्र है, तो उसमें होता क्या है कि यह बहुत ज़्यादा स्थायी और निश्चित होती। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी प्रवाह जो होती है वो अस्थायी और निश्चित होती है, क्योंकि वहाँ लैंड पार्ट बहुत कम पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि की कमी के कारण पछुआ पवनों के मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं आता, क्योंकि लैंड पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई अवरुद्ध नहीं होता दक्षिणी गोलार्ध में, और इसका रूप जो है बहुत ही विकराल हो जाता है। ठीक है, अलग अलग अक्षांश पर मछुआरों ने इसका अलग अलग नाम रखे हैं। क्या क्या नाम रखे हैं मछुआरों ने? 40 पर यह गरजता चालीसा, 50 पर यह भयंकर 50, और चीखता साठा है 60 पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गरजता चालीसा, भयंकर 50, चीखता साठा यह किसका पार्ट है? तो यह पछुआ पवनों के पार्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ध्रुवीय या पूर्वा पवने। ठीक है, अब यह ध्रुवीय पवने बोलने का क्या मतलब है कि जो पवन ध्रुव की तरफ से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ तो हम लोग देख रहे थे इधर से पवन गया। ठीक है, और चलिए इसको एक ही तरफ हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ताकि बड़े पोर्शन में देख सकें। मान लीजिए ये विषुवत रेखा है और ये आधी धरती का हम लोग फोटो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पवने विषुवत रेखा से उठी और इस तरफ गई। ठीक है, एक पवन इधर की तरफ मुड़ गया और दूसरा इधर की तरफ। ये जो इधर की तरफ मुड़ा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्यापारिक पवने। इधर की तरफ जो मुड़ा उसको क्या कहेंगे? पछुआ पवने। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है ये उपध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुव के पहले उपध्रुवीय। ठीक है, तो ये उपध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर ध्रुव है। ठीक है, और ध्रुव में क्या है? उच्च दाब है। उच्च दाब क्यों है? क्योंकि यह ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र में क्या होता है? हवाएं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकती है, गर्म न होकर ऊपर नहीं उठ सकती है, तो यह क्या रहती है? वह नीचे ही रहती है, इसलिए यह उच्च दाब का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? यह निम्न दाब का क्षेत्र है। अब यहाँ से यह इस तरफ आती है, ध्रुव से लेके इस तरफ आती है। ठीक है, जब ध्रुव से इस तरफ आएगी, इसका डायरेक्शन आपको याद रखना है, डायरेक्शन इसी तरह का होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना है। देख लीजिए हर किसी का डायरेक्शन, और यह दोनों ही गोलार्ध में समान होगा। तो डायरेक्शन किधर है? तो यह ध्रुव से लेके यह उपध्रुवीय क्षेत्र में आती है, इसी को पूर्वा पवने कहते हैं। ठीक है, चलिए यह ध्रुव से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। तो ध्रुव में क्या था? उच्च दाब पेटी थी, और उच्च दाब पेटी से उपध्रुव में यानी कि निम्न दाब क्षेत्र में हवाएं आ रही थी। यह व्यापारिक पवनों से समानता रखती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसे थी? ऐसे ऐसे हम लोग देखे थे। तो यानी कि इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है, या उत्तर पूर्व है या दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसका दिशा कैसा होगा? दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो यह इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर होगा। सॉरी, दक्षिण से उत्तर पश्चिम की, सॉरी इस तरीके से नहीं, थोड़ा गलत ड्राइंग हो गया, इस तरीके से होगा, इस तरीके से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पवन में तापमान कम होने के कारण जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। इस पवन में तापमान कम, अब देखिए ध्रुव की तरफ से जो आ रहा है उसमें तापमान तो है ही नहीं, तापमान तो बहुत ही ठंडा है उसका। तापमान कम होने के कारण जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती, कम होती है।
ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से मिलकर चक्रवात या और प्रति चक्रवात उत्पन्न करती है। क्या कह रहा है, देखिए यह ध्रुवीय पवनें आ रही है, ठीक है, और इधर से पछुआ पवनें जा रही है। यह थोड़ा गर्म पवन है, यह थोड़ा ठंडा पवन है। दोनों मिलकर क्या करेगा, यहाँ पर चक्रवात या प्रति चक्रवात उत्पन्न करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं समीर। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए, समीर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। मंद गति से चलने वाली हवाओं को समीर कहते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जो धीरे धीरे गति से चलता है उसको समीर कहते हैं। 4 प्रकार के समीर होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है और इसको समझने का कोशिश करना है। सागरीय समीर, क्या है सागरीय समीर, मान लीजिए सागर है और ये लैंड है, ठीक है, ये सागर है, ये लैंड है, ये लैंड पार्ट है। होगा क्या, मान लीजिए दिन का टाइम है, ठीक है, दिन के समय में सूरज का किरण आया, सूरज धरती को गर्म करेगा, इसको गर्म कर देगा, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, स्थल तो जल्दी गर्म हो जाएगा। ये जो है ये लेट से गर्म होगा, ठीक है। यानी कि अगर सूरज आया सुबह सुबह और दोपहर तक इसको गर्म कर दिया लैंड पार्ट को, अब क्या होगा, जब गर्म होगा तो हवाएं ऊपर की ओर उठेगी, तो हवा सब कहाँ चली गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हवा खाली होगी, यहाँ पर हवा नहीं है, कम हो गया, ठीक है। लेकिन इस पार्ट को अभी वह धरती सूरज की किरणें जो है इसको गर्म नहीं कर पाई है, यानी कि अभी हवा जो है यहाँ पर ज़मीन पे ही है, क्योंकि गर्म करेगा तब तो ऊपर जाएगा, तो गर्म किया नहीं है, ठीक है, गर्म नहीं किया है तो नीचे ही है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा है और यहाँ पर कम हवा है, क्योंकि इसका हवा तो ऊपर चला गया, तो यहाँ से हवा क्या होगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा हवा होता है वहाँ से कम की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब ये इस तरफ चला जाएगा, आप डायरेक्शन देखिए किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हवा जिस तरफ से आती है उसको उसी का नाम देते हैं, ठीक है। ये सागर से जा रहा है लैंड की तरफ तो सागरीय समीर कहेंगे, जिधर से आता है उधर तरफ कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों सागरीय समीर क्यों कहते हैं, और यह क्यों इस तरह से सागर से पृथ्वी के मतलब कि स्थल की तरफ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर जाता है। तो हम लोग देखे थे दिन के समय समुद्र से या स्थल की ओर जा रहा था, इस डायरेक्शन में, इधर समुद्र था, इधर स्थल था। चलिए दोपहर के समय अत्यधिक तापमान के कारण स्थलीय सतह निम्न वायुदाब तथा जलीय सतह अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का विकास होता है। तो दोपहर के समय में क्या होता है कि स्थल जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, वहाँ जो हवाएं होती है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, लेकिन जो जलीय सतह होता है वह नीचे रहता, मतलब जलीय सतह का भी तापमान कम रहता है और वहाँ पर उच्च वायुदाब रहता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ समीर चलने लगता है, जिसको सागरीय समीर कहते हैं, ठीक है। यह जो होता है यह दोपहर के समय से यह सागरीय समीर शुरू होता है और यह सूर्यास्त तक चलता है, दोपहर से सूर्यास्त तक, ठीक है। आगे देखते हैं स्थलीय समीर, यह रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलता है। स्थलीय समीर क्या है, यह रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलता है। अब देखिए उसी का ऑपोजिट है, दिन के समय तो क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, यानी सागर से लैंड की तरफ। अब उल्टा होगा, देखते हैं हम लोग। यह क्या है, ये सागर है और ये लैंड है। रात के समय में क्या हुआ कि जब रात हुआ तो ये धरती तो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो यह जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो सागर है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, जल्दी गर्म भी नहीं होता है, तो यह भी गर्म ही है कंपैरेटिवली, किससे, धरती से, ठीक है। तो यहाँ पर जब धरती ठंडा हो गया तो इसका सारा वायु मतलब हवा जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ठंडा होकर जो भी चीज़ ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि उच्च दाब है, बहुत ज़्यादा हवा है, ठीक है, और ये कंपैरेटिवली इससे पृथ्वी से यह जो है पृथ्वी या स्थल से या कम से मतलब कि कम ठंडा है, मतलब हाँ यह गर्म है यह ठंडा है, ठीक है, यह गर्म है यह ठंडा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर से हवा जो होगा कम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यह गर्म है, गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर ठंडे क्षेत्र से यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ वायु जाएगी, ठीक है। तो यह इसको क्या कहेंगे, इसको स्थलीय समीर कहेंगे, क्योंकि यह स्थल से सागर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसको स्थलीय समीर कहेंगे, स्थलीय समीर। चलिए आगे देखते हैं। इन पवनों की उत्पत्ति के संबंध में स्थल व जलीय सतह के गर्म एवं ठंडा होने से होता है। अब यह जितना भी आप देखें अभी स्थलीय समीर या सागरीय समीर, यह क्या है, स्थल के गर्म या ठंडा, स्थल और जल का जो सतह है उसके गर्म और ठंडा होने पर यह निर्भर करता है,
आगे देखते हैं। सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय सतह तीव्र विकिरण के कारण शीतलन के फलस्वरूप उच्च वायुदाब तथा जलीय सतह के अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब विकास करते हैं। तो ये जो अभी हम आपको समझाएं वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। चलिए, इसकी उत्पत्ति सूर्यास्त के अब यह जो स्थलीय समीर है उसकी उत्पत्ति कब होती है? सूर्यास्त के पश्चात होती है, किंतु दोपहर से पहले हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो दोपहर के पहले पहले ये खत्म हो जाता है, ठीक है। जो सागरीय समीर था वह दोपहर से शाम तक चलता था, और शाम से लेकर अगले दोपहर तक कौन सा चलेगा? स्थलीय समीर चलेगा, ठीक है। अब हम लोग पर्वतीय समीर और घाटी समीर पढ़ते हैं। देखिए, पर्वतीय समीर क्या है? ये पर्वत है, ठीक है, और ये घाटी है। ये घाटी, ये पर्वत है। यह रात के समय पर्वत से घाटी की ओर चलती है। होता क्या है, रात का समय है, यहाँ पर क्या होगा, ये पोर्शन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। रात के समय में यह पोर्शन जल्दी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के कारण यहाँ पर उच्च वायु दाब आ जाएगी, यानी सारा हवाएं जो है वह मतलब कि नीचे आ जाएगी। और ये पोर्शन क्या है, ये गर्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम वायु रहेगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन बहने लगेगा, ठीक है। तो यह पर्वत की तरफ से नीचे आ रहा है घाटी में, तो इसको क्या कहेंगे? पर्वतीय समीर कहेंगे। यह रात के समय हो रहा है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, यह रात के समय पर्वत से घाटी की ओर चलती है। रात में पर्वत की चोटी से तीव्र विकिरण के कारण हवाएं ठंडी हो जाती है और भारी होकर पर्वतीय ढलान के सहारे घाटी की तरफ आने लगती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यह पर्वत है, पर्वत से यहाँ पर हवाएं भारी हो गई, क्योंकि यह पोर्शन ठंडा हो गया। ठंडा होकर हवाएं भारी होकर इस तरफ बहने लगती है, ठीक है। चलिए, तो यह पर्वतीय समीर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं घाटी समीर। घाटी समीर देखते हैं, इसमें क्या हो रहा था, यह दिन के समय में होगा। दिन के समय में क्या हुआ, ये पोर्शन जो है पूरी तरह गर्म हो गया। गर्म होकर यहाँ से हवा पूरी तरह ऊपर उठ गया, ठीक है। यहाँ ये पोर्शन अभी ठंडा है, तो यहाँ पर यह भारी है, यहाँ उच्च दाब है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे घाटी समीर। घाटी से जा रहा है, इसलिए इसको घाटी समीर कहेंगे। अब यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर जाती है, प्रायः गर्म होती है। ट्रिक क्या है, कैसे याद रखेंगे? तो जो पर्वत और पर्वतीय या स्थलीय क्षेत्र ऊपर होते हैं, देखिए पर्वत और स्थल दोनों ही क्षेत्र ऊपर होता है, अतः पर्वत और स्थलीय समीर जो है रात के समय चलेंगे, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना, जो क्षेत्र ऊपर है वहाँ पर रात के समय पे हवाएं चलेंगी, ठीक है। पर्वतीय समीर भी रात के समय चलता है और स्थलीय समीर भी रात में चलेंगे, ठीक है। रात के समय ऊंचाई पर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, जो भी ऊंचा जगह है वहाँ से रात के समय में हवा चलता है। मानसूनी पवनें, इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए स्थल है और ये समुद्र है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा कि स्थल जो है वह जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाएगा, यानी सारी हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। और यह जो है स्थल का समुद्र का क्षेत्र, उसमें अभी वह उतना गर्म नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है। ये क्षेत्र गर्म है, ये ठंडा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ गर्म क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया, यानी कि यहाँ पर हवाएं कम है, यहाँ हवाएं ज़्यादा है, तो यहाँ से यह इधर की ओर जाएगा, ठीक है। मानसूनी पवनें ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा कि यह ये पवनें जो है इस तरफ से, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ जाएगी, ठीक है। वहीं ठंडे के टाइम में हम लोग देखते हैं यह स्थल है और यह समुद्र है। ठंड के दिन में क्या होगा कि स्थल जो है वह जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाएगा, सारी हवाएं जो है भारी होकर नीचे आ जाएगी, और यह क्षेत्र जो है यह गर्म क्षेत्र रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ निम्न वायुदाब, ये उच्च वायुदाब क्षेत्र है, और यहाँ से यह पवनें इधर की तरफ आएगी, निम्न वायुदाब के तरफ, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र गर्म है, जहाँ भी गर्म क्षेत्र रहेगा वहाँ पर हवाएं कम रहेगी, जहाँ ठंडा क्षेत्र रहेगा वहाँ हवाएं ज़्यादा रहेगी। तो ज़्यादा हवा से कम हवा की तरफ मूव करता है, ठीक है। चलिए, तो यह हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
मानसूनी पवन यह ग्रीष्म ऋतु के अनुसार यह बदलता रहता है, इसलिए इसे मानसूनी पवनें कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखा के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी से होता है। तो इसका जो कहाँ पर उत्पत्ति होता है तो यह कर्क और मकर रेखा के बीच ही होता है, ठीक है। जहाँ पर व्यापारिक पवनें हम लोगों ने देखा था ना, उसी जगह पर होता है, ठीक है। मानसूनी पवनें भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों के पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभ मंडल दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल है। तो क्षोभ मंडल के अंदर जितना भी क्रिया संपन्न होता है, ठीक है, जो भी क्रियाएं घटित होती है वह मतलब इसके कारण ही है। इसके अंतर्गत धरातल तथा क्षोभ मंडल दोनों में होने वाली घटित होने वाली क्रियाएं शामिल है, ठीक है। ये जो मानसूनी पवनें हैं ज़्यादातर कहाँ कहाँ पर प्रभाव क्षेत्र है इसका, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन और जापान एवं यहाँ के सबसे आदर्श दशाएं मिलती है। तो यह वह क्षेत्र है जो कर्क मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है, और कर्क मकर रेखा से लेकर उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें यह ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्थानीय पवनें, ठीक है। हम लोग मौसमी पवनें देख लिए और दो तरह का पवन हम लोग यहाँ पर देखे थे। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग समांगी था, मौसमी था और स्थानीय था, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये दोनों कंप्लीट कर लिए, ठीक है, क्योंकि व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा समझ में आ गया, मानसून और समीर समझ में आ गया। अब हम लोग स्थानीय पवन को कवर करने वाले हैं। चलिए नीचे देखते हैं। तो स्थानीय पवन में आपको पता है कि किसी विशेष स्थान पर जब चलता है तो उसको स्थानीय पवन कहते हैं। ये स्थानीय पवन दो तरह के होते हैं, पहला गर्म और दूसरा ठंडा, ठीक है। तो गर्म जहाँ पर होता है वह अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर लू जाना जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग जानते हैं गर्म पवन होता है। तो अभी हम लोग चिनूक के बारे में पढ़ते हैं। चिनूक यह प्रेरी के मैदान में, आप याद रखिएगा, यह प्रेरी के मैदान में चलती है। यह बर्फ़, इससे आने से बर्फ़ पिघल जाता है, हिमभक्षी भी कहते हैं इसे। यह चारागाह के लिए अच्छा होता है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होते हैं। तो चिनूक जो होता है वह प्रेरी के मैदान है। प्रेरी के मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। तो यह उत्तरी अमेरिका में चलता है और यह गर्म होने के कारण बर्फ़ को पिघला देता है, जिसे हिमभक्षी भी कहते हैं। और यह चारागाह के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वह जो बर्फ़ के कारण जो चारागाह ख़राब हो गया होता है उसको पिघला देता है बर्फ़ को, जिसके कारण चारागाह खाने योग्य हो जाता है, ठीक है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहता है। रॉकी पर्वत, ऐसे रॉकी पर्वत है, इस तरफ बहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं हरमट्टन। हरमट्टन क्या है? यह गिनी देश के पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसके आने से ठंड खत्म हो जाता है, जिस कारण डॉक्टर पवनें कहते हैं। गिनी का तट कौन सा है? ये मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है। तो यह गिनी का तट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता होने के कारण, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, फंगी, बीमारी बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो जब यह पवन गर्म पवन रहता है हरमट्टन, तो यह गर्म पवन जब आती है तो इससे क्या होता है, ठंड खत्म हो जाता है, जिससे इससे यहाँ पर बहुत सारा बीमारी जो है ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण इसको डॉक्टर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन, ठीक है, डॉक्टर पवन। फॉन क्या है? यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है। इससे अंगूर पक जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड में, आपको स्विट्जरलैंड पता है, यूरोप में है, आल्प्स पर्वत पर चलती है, ठीक है। इससे अंगूर पक जाते हैं। गर्म पवन है, इससे अंगूर पक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिरोको। यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर चलते हैं। सहारा मरुस्थल आपको पता है, ये सॉरी थोड़ा गड़बड़ बन गया, ये मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो यहाँ सहारा मरुस्थल है, यहाँ से यह उत्तर की ओर चलती है, इधर, ठीक है, उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। यह भूमध्य रेखा से नमी, भूमध्य सागर से, क्योंकि उसके बाद क्या है, भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से वह नमी ग्रहण कर लेती है। और इसमें चूँकि वह सहारा से जा रही थी, इसके पास पहले ही बालू बहुत ज़्यादा होता है, तो यह भूमध्य रेखा से नमी ग्रहण करके उसके बाद बालू ले लेती है। बालू तो वह पहले ही ली हुई रहती है, क्योंकि यह सहारा मरुस्थल से गुजरती है, तो बालू बहुत सारा होता है। नमी ले लेने के कारण, और उसके बाद जब यह वर्षा करवाती है तो यह लाल रंग का वर्षा करवाती है, ठीक है, लाल रंग का वर्षा करवाती है, जैसे इसे रक्त वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो यह हम लोग समझ लिए, चिनूक समझे, हरमट्टन समझे, फॉन और सिरोको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं शामल। शामल जो है इराक में बहता है, याद रखिएगा, शामल इराक में।
सीमूम, सीमूम कहाँ बहता है? तो ये अरब प्रायद्वीप में बहता है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहता है, ठीक है। ब्रिकफिल्डर, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो शामल, सीमूम, शामल और सीमूम, शामल इराक में, सीमूम अरब प्रायद्वीप में, ठीक है। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर से न्यूजीलैंड याद रखिएगा। न्यूजीलैंड वर्ड क्या है? न्यूज से रिलेटेड है। और नॉर्वेस्टर नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड याद रखें। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रिया में। उसके बाद है सामून, सामून यह इराक में बहता है। तो जिस तरह आप याद रखें ना सीमूम या सामल, उसी तरह इसको भी याद रख लीजिए। यह भी अरब प्रायद्वीप इराक आसपास में बहता है, इराक ईरान, ठीक है। इस तरीके से इराक में सामून। सांता आना या अमेरिका के कैलिफोर्निया में बहता है। सांता आना अमेरिका के कैलिफोर्निया में। जोंडा, जोंडा क्या है? जोंडा यह अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इसे शीत फॉन, शीत फॉन कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फॉन पढ़े थे ना, देखिए यहाँ पर फॉन पढ़े थे, तो उसको क्या कहते हैं? शीत फॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग फॉन पढ़े थे स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पर, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको जोंडा को क्या बोलते हैं? शीत फॉन कहते हैं, ठीक है, शीत फॉन। लू, लू क्या है? वो तो भारत और पाकिस्तान में बहता है। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर। यामो जापान में, यामो जापान में, ठीक है, यामो जापान में। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में, टेम्पोरल मध्य अमेरिका, यामो जापान, टेम्पोरल मध्य अमेरिका। हबूब उत्तरी सूडान, हबूब उत्तरी सूडान। काराबुरान, काराबुरान है मध्य एशिया, मध्य एशिया के तामीर बेसिन में, मध्य एशिया के तारिम बेसिन, सॉरी तारिम बेसिन में, मध्य एशिया, मध्य एशिया बस याद रख लीजिए, मध्य एशिया के तारिम बेसिन में। खमसिन क्या है? खमसिन कहाँ पर है? खमसिन मिस्र में, खमसिन मिस्र में। काल बैसाखी बंगाल में। धूल भरी आंधी पंजाब में, ठीक है। काल बैसाखी, तीन हम लोगों के यहाँ का याद रखिए। लू, काल बैसाखी बंगाल में, धूल भरी आंधी पंजाब में, ठीक है। तो यह हो गया गर्म पवन का नाम, ठीक है। अब हम लोग ठंडा पवन देखते हैं। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कौन सा इनमें से गर्म है, कौन सा ठंडा है। 3-4 नाम दे दिया जाएगा अलग अलग टाइप का, तो आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए अब हम लोग ठंडे स्थानीय पवनों के बारे में देखते हैं। पहला है पेम्पेरो, ठीक है। पेम्पेरो कहाँ पर बह रहा है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो पेम्पेरो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में। नार्दन, नार्दन यूएसए में, नार्दन यूएसए में। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस में, स्पेन व फ्रांस में मिस्ट्रल। बोरा इटली में, ठीक है, बोरा इटली में। बिल्जर्ड्स साइबेरिया में, साइबेरिया रूस में बिल्जर्ड्स, ठीक है। बिल्जर्ड्स साइबेरिया इटली में, साइबेरिया इटली में। बुरान, बुरान तुर्की में, बुरान तुर्की में, बुरान तुर्की में, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं ग्रेगाले, ग्रेगाले दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक है। जोरन, जोरन जूरा पर्वत पे, जोरन जूरा पर्वत। पापागायो, पापागायो मैक्सिको तट पर, पापागायो मैक्सिको तट पर। मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण बस्टर्ड, तो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। बाइज, बाइज फ्रांस में, बाइज फ्रांस में, बाइज फ्रांस में। उसके बाद लेवंटर, लेवंटर दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में, दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में। लेवंटर दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में, ठीक है, दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में लेवंटर। बाइज फ्रांस में। दक्षिणी बस्टर्ड न्यू साउथ वेल्स में। पापागायो मैक्सिको तट पे, जोरन जूरा पर्वत पे, ठीक है। तो ये जो जितने भी पवन के प्रकार हैं, ठीक है, ठंडी पवन और गर्म पवन, इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर बार पूछा ही जाता है। तो एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।